ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त हो गया है जनहित के संडे एडिशन का। जनहित पे आज सबसे पहले बात प्रधानमंत्री की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नहीं। आगे उनकी खबर दिखाऊंगी मैं आपको, पर उनसे पहले बात उस प्रधानमंत्री की जो अभी सिर्फ ख्वाबों में है। जी, बनेगा भी इसका अता पता दूर दूर तक नहीं। कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये कहावत तो आपने पहले सुनी ही होगी और आज इसका एक नमूना सामने आ गया है। देश के दो बड़े नेताओं ने बहस का प्लेटफॉर्म खोल दिया है। क्या भारत में कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं? यानी जिस ओहदे पर आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, उस पर कभी कोई बुर्के वाली या हिजाब वाली बैठ पाएगी या नहीं? रायसीना हिल्स 7 लोक कल्याण मार्ग में कोई दाढ़ी टोपी वाला नमाजी रह पाएगा या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की बहस है, इसमें वाकई कोई गंभीरता है या फिर ये सियासी टाइम पास है कि हिंदू मुसलमान करके न्यूज़ इंगेजमेंट बना रहे। दरअसल क्योंकि कल्पनाएं एक मुसलमान प्रधानमंत्री को लेकर हो रही हैं, इसीलिए एबीपी न्यूज़ ने आज खास तौर पर देश के कई शहरों में मुसलमानों के बीच जाकर रायशुमारी की है। इस ख्वाब और इस सियासत पर वो क्या सोचते हैं, थोड़ी देर में मैं आपको वो भी सुनाऊंगी। अभी सबसे पहले आप उन दोनों नेताओं यानी एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को सुनिए। इन्होंने ही ये बहस खड़ी की है कि भारत में कभी कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या फिर ये देश किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनने देगा या नहीं बनने देगा। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe, and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं। संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हेमंत बिस्व शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हेमंत बिस्व शर्मा से ज़्यादा दिमाग था, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और ये देश किसी मज़हब का समुदाय का नहीं है। ये देश की खूबसूरती है कि जो किसी भगवान अल्लाह को नहीं मानता उसका भी देश है ये। तो उनकी सोच छोटी है, वो छोटे दिमाग के आदमी है, इस तरह से छोटी छोटी बात करते वो। अच्छा, ये बात कहां से शुरू हुई थी आपको पता है? दरअसल बात शुरू हुई थी मुंबई के मेयर से। एआईएमआईएम के एक नेता ने कहा था कि देखना, बीएमसी की मेयर कोई हिजाब बुर्का पहनने वाली बनेगी। इसके बाद 2 दिन ये भी हवा बना कि मुंबई में न्यूयॉर्क की तरह किसी ममदानी को मेयर बनाने का मंसूबा है। बड़े बड़े नेता इसमें बयान देते नजर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने अदना नेता के बयान को ये कहकर बड़ा कर दिया कि मेयर तो क्या, एक दिन कोई हिजाब या बुर्के वाली इस देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। बस इसी पर हेमंत बिस्व शर्मा ने हिंदू राष्ट्र वाला रिएक्शन दिया और उसके बाद ओवैसी फिर बोले, और अब ओवैसी पर पूरा राइट विंग बोल रहा है। भौंकने वाले भी काटते नहीं। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुर्के वाली पंतप्रधान की धमकी से है। इसी तरीके से अगर भौंकते रहे ना
तो उनकी नसबंदी कैसी करनी है ना हमको अच्छी तरह से आता है। कि जिन्ना का भूत आज भी यहाँ कुछ लोगों में विद्यमान है और वह बार बार निकल कर आता है। संविधान को मानते हैं तो संविधान से चलिए, और ये सरिया की बातें करना उचित नहीं है। सरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा। इनकी मानसिकता जो है वो नारी द्रोही मानसिकता कब समाप्त होगी? इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बने, ये इनकी इच्छा नहीं है। इनकी इच्छा है कि हिजाब वाली, बुर्के वाली, काले बोरे में कैद रखने वाली एक महिला प्रधानमंत्री बने, जिसको हम कठपुतली की तरह यूज कर सकें। और अब मैं कुछ सवालों पर आती हूं। बड़े बेसिक से ये सवाल है, क्या भारत में कभी मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा? अगर हां तो कैसे? भारत में किसे मुसलमान प्रधानमंत्री चाहिए और मुसलमान प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? क्या मुसलमान प्रधानमंत्री होने से ही मुसलमानों की तकदीर बदलेगी? मुसलमान प्रधानमंत्री की सोच गंभीर है या ये महज सियासी शगुफा है? पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं हम, उसके बाद आंकड़ों पर भी हम आएंगे। दरअसल भारत में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति अब तक बन चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब संवैधानिक व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, तो फिर किसी मुसलमान PM का ख्वाब क्यों इतना बड़ा है? 3 और तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं। हामिद अंसारी और दूसरी तस्वीर जो मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, इसके अलावा जस्टिस हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और इस्माइल कुरैशी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। ये तीनों ही बहुत ताकतवर पद हैं और मुसलमान प्रधानमंत्री की कमी क्यों खिल रही है जब देश के मुस्लिम नागरिक इस तरीके के महत्वपूर्ण पदों पर देश में रहे हैं? और इनके अलावा अगर हम मुसलमान राज्यपालों की बात करें, केंद्र और राज्य सरकारों में अब तक के मुस्लिम मंत्रियों को गिनने बैठ जाएं तो इसमें तो लंबा वक्त लग जाएगा। हम गिनने लगें कि ये देश 8 मुसलमानों को भारत रत्न दे चुका है और न जाने कितने मुसलमानों को हर साल पद्म सम्मान दिया जाता है, तो ये भी आपको पता ही है। बॉलीवुड में 3 खान का सिक्का चल रहा है। हिंदू मेजॉरिटी है देश में, उनकी फिल्में हिट करा के उन्हें सुपरस्टार बनाया हुआ है इसी मेजॉरिटी ने। ये भी कोई बताने वाली बात तो नहीं है। तो घूम फिर कर वही सवाल आता है कि मुसलमान प्रधानमंत्री किसे चाहिए, क्यों चाहिए, और ओवैसी की प्रधानमंत्री चॉइस में बुर्का या हिजाब वाली या 5 वक्त का नमाजी मुसलमान प्रधानमंत्री ही क्यों है? ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, वो सही बोल रहे हैं कि देश का संविधान सबको हक देता है, लेकिन उनकी मुस्लिम PM की कल्पना में बुर्के या हिजाब वाली ही की बात क्यों है? कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बुर्के में कितनों को देखा है। बगल में बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना, इसमें से कितनों को बुर्के में देखा। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो, कितनों को बुर्के में देखा। टर्की में तांसु सिलर और विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की महिला प्रधानमंत्री मेघावती सुकार्डो पुत्री, क्या बुर्के में देखा? मोहम्मद साहब के खानदान से सीधे उनकी वंशावली में शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन का परिवार आता है, जिसको आप अहले बहत कहते हैं, यानी मोहम्मद साहब का परिवार। उनकी जो 3 या 4 बीवियां हैं उसमें से कितनों को बुर्के में देखा? ओवैसी साहब, वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए तो समझ में आ जाए कि आपकी बात में कितनी सदाकत है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस आरोप को सियासी आरोप ही मान लें कि असदुद्दीन ओवैसी की मंशा शरिया लाने की है, तब भी सवाल यह है कि मुस्लिम PM क्यों चाहिए, और अगर चाहिए भी तो वो बनेगा कैसे? आपको 2009 का एक वीडियो में दिखाने जा रही हूं, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए थे। वहां एक छात्रा ने उनसे सवाल पूछा कि भारत को पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कब मिलेगा। राहुल ने तब क्या जवाब दिया था, ये सुनिए। We have come a long way after independence, but how much more time do you suppose it will take before India can have its first Muslim Prime Minister? Question goes back to you. You need to step up, and the number of leaders coming out of your community at the national level needs to go up. You know, you've got today a Sikh Prime Minister. Nobody would have ever imagined in a country of 1 billion people.
तो छात्रों ने राहुल गांधी से यह नहीं पूछा था कि बुर्के वाली या दाढ़ी टोपी वाला कब प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की चाहत बुर्के और हिजाब वाली प्रधानमंत्री की है। अब हम शरिया या हिंदू राष्ट्र जैसी बहस से निकलकर कुछ प्रैक्टिकल आंकड़ों के साथ बात करेंगे। जिस दिशा में देश की राजनीति जा रही है उसे देखते हुए कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन भी कैसे सकता है, यह सवाल बड़ा है। देश की संसद में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन साल 1980 में 9% था और तब सबसे ज्यादा 49 मुस्लिम सांसद चुनकर संसद पहुंचे थे, लेकिन अभी संसद में सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद हैं। कुल सांसदों का सिर्फ 4.5%। अब इस पे मत पड़िए कि इस पे भी किसी पार्टी के कितने हैं, कुल जमा अभी यही स्थिति है। और अब तो देश की राजनीति में एक नया ट्रेंड बन गया है। बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताने वाली पार्टियां भी मुसलमानों पर चुनावी दांव लगाने में अब हिचक रही हैं। ये कुछ साल का ट्रेंड है। उनका भी माइंडसेट बना है कि मुसलमानों को टिकट देने से जो हिंदू वोट है वो छिटक जाता है। अभी अभी बिहार का चुनाव निपटा है, इसका ताजा नमूना है। इसमें बीजेपी ने एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया था। जेडीयू ने टिकट मुसलमानों के घटाकर 2020 के मुकाबले सिर्फ 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। वहीं मुसलमानों की बात करने वाली कांग्रेस और आरजेडी ने भी 243 में से सिर्फ 29 टिकट ही मुसलमानों को दिए। अब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। वहीं समाजवादी पार्टी ने 80 सीटों में से 4 मुसलमानों को टिकट दिए, कांग्रेस ने 2 को टिकट दिए। सवाल है, जब जीत के चांस ही नहीं माने जाएंगे, टिकट ही नहीं मिलेगा, जीतेंगे ही नहीं, तो प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? अच्छा, एक और विडंबना है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूं। इसके लिए आपको देश का नक्शा देखना जरूरी हो जाता है। तो देश का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जम्मू कश्मीर ऐसा है जहां मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। अभी उमर अब्दुल्ला, आप जानते हैं, पहले महबूबा मुफ्ती हुआ करती थी, उससे पहले फारूक अब्दुल्ला हुआ करते थे। 44 साल से देश ने किसी दूसरे राज्य में मुसलमान मुख्यमंत्री तक नहीं देखा। 1980 से 82 तक महाराष्ट्र में AR अंतुले सीएम थे। उनके बाद से जम्मू कश्मीर को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में कोई मुस्लिम सीएम नहीं बना है। और यहां देश पे बहस की जा रही है कि एक दिन मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो अपने आप में इस बहस को लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों की लॉटरी किसी मुसलमान के प्रधानमंत्री बनने पर ही खुलेगी? प्रति व्यक्ति आय और घरेलू संपत्ति में देश के सिख सबसे आगे हैं। क्या यह तरक्की डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई? देश में आज तक कोई ईसाई प्रधानमंत्री नहीं बना है, फिर भी ईसाई धर्म के लोग आर्थिक खुशहाली में दूसरे नंबर पर हैं। क्यों हैं? ज्यादातर प्रधानमंत्री हिंदू बने हैं, तो फिर हिंदू इसमें तीसरे पायदान पर क्यों हैं? क्या किसी हिजाब या बुर्के वाली के प्रधानमंत्री बनने से देश के मुसलमान जो अभी चौथे नंबर पर हैं देश में समृद्धि के मामले पर, वो क्या ऊपर आने शुरू हो जाएंगे? सारे पहलू देखने के बाद अब आप देश के कुछ मुसलमानों को सुनिए कि उन्हें मुसलमान प्रधानमंत्री वाली इस सियासत में क्या नजर आ रहा है, वो क्या सोच रखते हैं। मुसलमान प्रधानमंत्री बनेगा तभी होगा जिस समय मौजूदा हालात में सरकार है, सभी को जो योजनाएं चल रही हैं सभी को इसका लाभ मिल रहा है, और मुसलमान होगा तभी सभी को लाभ मिलेगा। आज की जो देश की परिस्थितियां हैं और जो मुस्लिम परसेंटेज है उसके हिसाब से ऐसा कुछ पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता है। संविधान ने इसका अधिकार दिया है, जब एक चाय वाला बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक बुर्के वाली औरत भी प्रधानमंत्री बन सकती है। उनकी मंशा सीधे तौर पर यह दिखाई दी जा रही है कि वो मुस्लिम वोटरों को भड़काना चाह रहे हैं। तो मुसलमान प्रधानमंत्री की कल्पना हमारे ख्याल से ऐसे वक्त और बेमानी हो जाती है जब देश की राजनीति हिंदुत्व की पिच पर पहले से ज्यादा खुलकर खेली जा रही हो। और इस पिच पर अब वो राजनीतिक दल भी उतर रहे हैं जो सुविधा अनुसार कभी भी इससे तौबा कर लेते हैं, लेकिन कभी उन्हें लगता है कि चुनावी राजनीति में अगर टिके रहना है तो इसके लिए तो हिंदू होना ही होगा, हिंदू दिखना ही होगा। आप स्क्रीन पर 3 मंदिर और देश के 3 नेताओं को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब तस्वीरों में मैं आपको दिखाती हूं। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में सोमनाथ दौरे का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।
ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोमनाथ शौर्य यात्रा में हिस्सा लिया। उसकी तस्वीरें भी जरा देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री मोदी शिव भक्त हैं। उनकी शिव भक्ति देश दुनिया के लिए कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अब दो तस्वीरें मैं आपको और दिखाऊंगी जिसमें आपको राजनीति का बढ़ता हिंदुत्व ट्रैक नजर आएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें हूबहू केदारनाथ धाम की तरह मंदिर बनाया जा रहा है और उसी तरह का स्ट्रक्चर है। पूरा डिजाइन बिल्कुल वैसा ही है। ये मंदिर 2020 से बन रहा है, 2026 मतलब इस साल तक तैयार हो जाएगा। और दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा में बने भव्य जगन्नाथ मंदिर की देख रहे हैं आप। पुरी के जगन्नाथ धाम की तर्ज पर दीघा में इसे ममता बनर्जी सरकार ने बनवाया है। हाल ही में ममता बनर्जी ने 1,500 करोड़ से ज्यादा लागत के गंगा सागर पुल का शिलान्यास भी कर दिया है। और दोनों के भक्तिभाव को इस तथ्य से भी जोड़ें कि इसी साल बंगाल में और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब आगे अखिलेश की केदारेश्वर पोस्ट का अर्थ समझिए। चुनावी फील्ड में अक्सर उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। राम भक्तों पर गोली चलवाने का पार्टी पर पुराना टैग चस्पा है। अखिलेश आज तक राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी नहीं गए हैं। उन्हें लगता है केदारेश्वर मंदिर का निर्माण इन्हीं आरोपों की काट के तौर पर 2027 में वो इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं सियासी पंडितों को लगभग यही एजेंडा ममता बनर्जी का भी लगता है, जिन पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की हमदर्दी के और हिंदू उत्पीड़न के आरोप बीजेपी लगाती है। उन्हें नकली हिंदू साबित करने की बीजेपी पूरी कोशिश करती है। दीघा के इस मंदिर के जरिए ममता चुनाव में दिखाना चाहेंगी कि वो भी बीजेपी से कोई कम हिंदू नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या हिंदुत्व की पिच पर कोई भी पार्टी बीजेपी को बीट कर पाएगी? क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री मोदी का सक्सेस रेट देश के सामने तो है। आयोजन में गर्व है, गरिमा है, गौरव है और इसमें गरिमा का ज्ञान भी, इसमें है वैभव की विरासत, इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। तो बंगाल चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, उत्तर प्रदेश में तो करीब साल भर का वक्त है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। मिनी विधानसभा चुनाव यानी बीएमसी चुनाव की ओर रुख करेंगे। मुंबई के लिए आज बड़ा चुनावी दिन है क्योंकि मुंबई वर्षों बाद शिवाजी पार्क में भाई भाई की बिग पिक्चर देख रही है। इस वक्त शिवाजी पार्क में बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साझा रैली चल रही है। पूरा शिवाजी पार्क खचाखच भरा हुआ है। बीएमसी चुनाव से 4 दिन पहले ठाकरे भाइयों का ये सबसे बड़ा पावर शो है। ये शक्ति प्रदर्शन है जिसके जरिए उद्धव और राज ठाकरे मैसेज दे रहे हैं कि मुंबई में ब्रांड ठाकरे की कोई तोड़ नहीं। बीएमसी में ठाकरे ब्रदर्स का मुकाबला बीजेपी और शिंदे की शिवसेना वाली महायुति से है। उद्धव और राज के लिए बीएमसी चुनाव जीतना अब तो नाक का सवाल है और जाहिर सी बात है सवाल तो वजूद का भी है। महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों को ऑक्सीजन की जरूरत है और अब कल इसी शिवाजी पार्क में दोनों ठाकरे भाइयों को जवाब भी तो मिलना है क्योंकि कल इसी मैदान में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की भी रैली होगी। देखना होगा कल कितनी भीड़ शिवाजी पार्क में रहती है। कल उसका भी डेमो नजर आ जाएगा। फिलहाल मुंबई से वादे किए जा रहे हैं फिर से बीएमसी की सत्ता में आए तो एक एआई टूल से पहचान कर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ेंगे और मुंबई से चुन चुनकर उन्हें बाहर निकाल देंगे। महाराष्ट्र में डबल इंजन वाली सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन महायुति ने देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी मुंबई बीएमसी को अपने विकास मॉडल का तीसरा इंजन बनाने के लिए कमर कस ली है। अपने इसी मिशन के लिए बीजेपी, शिवसेना और उसकी सहयोगी आरपीआई ने आज बीएमसी चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले
मुंबई वालों के सामने अपना साझा घोषणा पत्र पेश कर दिया। लेकिन बीएमसी चुनाव के लिए महायुति जो मैनिफेस्टो लेकर आई, उसमें की गई तमाम घोषणाओं में एक वादा सबसे ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मुंबई से घुसपैठियों की सफाई का वादा किया है। महायुति ने बीएमसी चुनाव जीतने के बाद मुंबई से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को निकालकर मुंबई को घुसपैठिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन मुंबई में मौजूद घुसपैठिए आखिर पकड़े कैसे जाएंगे? इस सवाल पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान के लिए सरकार एक एआई टूल की मदद लेगी। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं टूल तयार करतोय की ज्याचा उपयोग करून बांग्लादेशी आयडेंटिफाय करणं सोपं होईल। दरअसल बीएमसी चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे का गठबंधन जहां क्षेत्रीय अस्मिता और भाषा को मुद्दा बनाकर मराठी वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हैं, जिसके जवाब में बीजेपी ने अब चुनाव प्रचार में विकास के साथ मुंबई में बसे अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है, जिस पर उद्धव गुट सवाल उठा रहा है कि डबल इंजन सरकार में घुसपैठिए अब तक बच कैसे रहे। और अब बात अंकिता भंडारी की, जिसे इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड इस ठंड में भी गुस्से की आग में तप रहा है। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने सोचा था कि सीबीआई जांच की सिफारिश से सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं। लोगों को अंदेशा है कि इसमें भी धामी सरकार लीपापोती करेगी। इसीलिए आज उत्तराखंड बंद के ऐलान पर लोग सड़कों पर उतरे। दिखाते हैं आपको क्यों अंकिता को लेकर उत्तराखंड सरकार अब भी लोगों के निशाने पर है। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए बीते कुछ महीनों से विरोध की जो मशाल जली है, आज उसमें उत्तराखंड बंद की नई लौ जलाई गई। शीतकालीन राजधानी देहरादून से लेकर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदर्शनकारियों ने विरोध में बंद बुलाया। 4 धाम यात्रा रूट पर पड़ने वाले प्रमुख शहरों ऋषिकेश, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में भी सन्नाटा पसरा रहा। बंद का असर कुमाऊं के बागेश्वर समेत कई शहरों में नजर आया। शहर शहर पसरी ये खामोशी सिस्टम से 3 साल, 3 महीने और 23 दिन का हिसाब मांग रही है। जनता पूछ रही है कि आखिर अब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ क्यों नहीं मिला। लेकिन बीते 1205 दिनों पर आंखें मूंदकर सीएम धामी ने 2 दिन पुरानी सीबीआई सिफारिश पर आज अपनी पीठ थपथपाई। 8 विधायकों ने बुके देकर सीएम का आभार व्यक्त किया। हंसते हुए ऐसे फोटो खिंचवाई मानो अंकिता को इंसाफ दिला ही दिया हो। दरअसल भारी जन विद्रोह और विपक्ष के दबाव के बाद 2 दिन पहले धामी सरकार केस की सीबीआई जांच कराने को मजबूर हुई। मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो उनकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि सीबीआई की हम जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। सीएम धामी के ऐलान के बाद भी उत्तराखंड में गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। जनता सीएम धामी के वादों पर एतबार नहीं कर पा रही है। ये देखिए 8 जनवरी को सीएम धामी का पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा, राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम परिवर्तित कर स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ किया गया है। अब 16 सितंबर 2023 का ये पोस्ट देखिए, जिसमें सीएम धामी ने लिखा है, हमारी सरकार ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया है। यानी धामी सरकार को कॉलेज का नाम बदलने में ही 2.5 साल का वक्त लग गया, वो भी तब जब अंकिता भंडारी केस ने फिर से धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनता के इस दबाव को कांग्रेस भी हवा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3 साढ़े 3 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है,
साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा। सीएम धामी भले ही इन प्रदर्शनों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कई सामाजिक संगठन पिछले साल के आखिर से सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिनका प्रदर्शन नए साल में भी जारी है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक की सड़कों पर अंकिता के लिए इंसाफ की मांग तेज हो रही थी, जिसके बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी कड़ी में आज सीबीआई जांच को लेकर एक अहम प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अंकिता भंडारी के माता पिता ने जो पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीबीआई जांच से संबंधित लिखा था, उस पत्र को गृह सचिव ने डीजीपी उत्तराखंड और एसएसपी देहरादून को आगे भेज दिया है। अब इस पत्र को पुलिस ने अपनी विवेचना में शामिल किया है। हाल ही में जो नई एक एफआईआर दर्ज की गई है, उस एफआईआर में इस पत्र को शामिल किया गया है। अब उम्मीद जताई जा रही है सीबीआई के द्वारा जो जांच शुरू की जाएगी, उस जांच में भी इस पत्र को शामिल किया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।